दोस्तों, दुबई जिसकी पहचान होती है पैसा, सुपर कार, शान और शौकत भरी लाइफस्टाइल, फिजूल खर्ची में एकमात्र ऐसा शहर जहां लोग बिजनेस की जगह इस बात पर दिमाग लगाते हैं कि सस्ती से सस्ती चीज को कैसे महंगे तरीके से खरीदें। यकीन नहीं हो रहा क्या मेरी बातों पर? तो आज आपको लेके चलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, रेगिस्तान के बीच बसा सबसे खूबसूरत शहर दुबई दुनिया के तेजी से विकसित हुए देश में एक है। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि दुबई के पास इतना पैसा कहां से होगा, कहां से आता है दुबई के पास इतना सारा पैसा। तो आपको बता दें कि दुबई में 20 साल पहले रेत के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, होटल, सबसे ज्यादा टूरिज्म इन्हीं के पास है। यहाँ के लोगों का कहना है कि दुबई के पास तेल का भंडार है जिससे वो आज सबसे अमीर बन पाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दुबई की कुल कमाई का केवल 7% हिस्सा ही तेल से होता है। बाकी सारी कमाई रियल एस्टेट्स, एयरलाइंस, कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ विदेशी कंपनी द्वारा लगाई गई इंडस्ट्रीज और उनमें होने वाले भारी निवेश से होती है। दुबई की आय का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से भी होता है। टूरिज्म सेक्टर की दुबई की जीडीपी में हिस्सा 16% है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक दुबई की बात तो जरूर है कि इतना कमाओ कि दुबई सस्ता लगने लगे। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि यहाँ की कुल जनसंख्या का 15% ही अमीराती है। बाकी सब तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के पास है। भारतीय दुबई जाना बहुत पसंद करते हैं। 16% वहाँ पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा इंडिया वाले हैं 51%, 3% फिलीपींस के हैं और 8% बांग्लादेश के। स्टेट्स के अकॉर्डिंग कनाडा के बाद दुबई ही ऐसा शहर है जहाँ इतने ज्यादा भारतीय हैं। इसीलिए दुबई के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 5 तो मूल रूप से हमारे देश की ही हैं। दोस्तों, दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित और साफ सुथरे शहरों में से एक है। ये देश इसलिए इतना साफ सुथरा नहीं है कि यहाँ सफाई कर्मियों की भरमार है, बल्कि इसका कारण है यहाँ के कड़े नियम। दुबई में यहाँ थूकने और गंदगी फैलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। यहाँ नियम पालन करवाने में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाती। दुबई में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पुलिसकर्मी कम और कैमरों की संख्या कई ज्यादा है। ट्रैफिक को लेकर भी इस शहर में कई रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी खैर नहीं। गाड़ी चलाते वक्त आप बाहर कचरा फेंकते हैं तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। हम भारतीयों को तो सोना बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता है दुबई को सोने का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग सोना इतना पसंद करते हैं। यहाँ सोने की चीजों की भरमार है। दुबई के लोगों को सोना पहनना नहीं, चलाना पसंद होता है। मतलब कि यहाँ कार भी सोने की होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कार भी ऐसी वैसी नहीं। दुनिया की सबसे महंगी कार आपको आसानी से सड़कों पर घूमती फिरती नजर आ जाएगी। पैसा है तो फिजूल खर्च करेंगे ही ना शहजादे। जहाँ यहाँ एक बार सुपर कार में बैठने का सपना होता है, वहीं दुबई में एक ऐसा कार यार्ड भी है जहाँ लोग सुपर कार को यूज करके रख देते हैं। सोने का व्यापार दुबई में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपको बता दें कि यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। सोने की बात हो रही है तो आपको एक बात जानकर हैरानी हो सकती है कि दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद हैं जिनमें से सोना निकलता है। इसे हम गोल्ड एटीएम भी कहते हैं। ये पहली ऐसी मशीन है जिसमें 24 कैरेट सोने के बिस्किट्स, सिक्के, ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं और ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। दुबई उन शहरों में से है जिनमें दुनिया के किसी भी शहर की फ्लाइट आपको मिल जाएगी। दुबई का हवाई अड्डा दुनिया का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। अक्सर दुबई जाने से पहले लोगों के मन में ये सवाल होता है कि किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो आपको बता दें कि दुबई में कपड़ों को लेकर कोई रोक टोक नहीं। वहाँ पर लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कपड़े पहने हुए दिखेंगे, लेकिन आपको उनकी परंपराओं का ध्यान रखना होगा। भारतीय लोग जब विदेश जाते हैं तो खाने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ आपको देसी खाना भी मिल जाएगा। डोसा, दाल, थाल तक आपको सब मिल जाएगा। दोस्तों, दुबई में हर इंसान के पास औसतन 2 कारें हैं और इसमें फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार भी ज्यादा है। तो इन कारों से कोई क्राइम करता है तो वहाँ की पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए दुबई पुलिस के पास मौजूद है लैम्बोर्गिनी, फरारी और बुगाटी जैसी महंगी महंगी कारें। दुबई के पास ऐसी महंगी कारें ही नहीं बल्कि उनके पास एनवायरनमेंट को सेव करने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार भी है। इतना ही नहीं, दुबई में दुनिया का सबसे पहला सुपर पुलिस स्टेशन भी है जिसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है क्योंकि यहाँ अपराध न के बराबर होता है। दोस्तों, दुबई मतलब पैसा ही पैसा, अय्याशी की जिंदगी, घूमना फिरना, मौज मस्ती। और क्या दुबई के बारे में पहली नजर तो ऐसे ही पड़ती है। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते बीच स्टाइल का दाम, कसिनो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत कुछ। वैसे कि दुबई में आपको क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले है बुर्ज खलीफा।
जब बात देखने वाली जगहों की होती है तो इसमें हम पहला स्थान देंगे बुर्ज खलीफा को, क्योंकि ये दुबई की शान है। 2010 में बनकर तैयार हुई इस इमारत को दुनिया ने हाथों हाथ ले लिया। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, साथ ही दुबई का एक बेहतरीन आकर्षण भी। आप इसके ऑब्जर्वेशन डेक में जाकर पूरी दुनिया का बेहतरीन नजारा ले सकते हैं। 828 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा में 168 फ्लोर है और इसके अंदर दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है। ये इतनी ऊंची है कि इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। डेजर्ट सफारी। दोस्तों, आपको ये बात तो पता चली कि रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है ये। रेगिस्तान का सफर सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन जिस किसी ने इस चीज का आनंद नहीं लिया, समझिए कि उसने दुबई को ठीक से नहीं देखा। दुबई डेजर्ट सफारी कर आप दुबई के रेगिस्तान में आप एडवेंचर और रोमांच के मजे ले सकते हैं। लैंड क्रूजर गाड़ी से पहले सड़क पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करना बेहद रोमांचक लगता है। सड़कें ऐसी मानो एयरपोर्ट का रनवे हो। ऐसे सफर में शामिल रेगिस्तान का रोमांच, कैंप में खाना, बेली डांस, ऊंट की सफारी, कॉफी, चाय और भी बहुत कुछ। विदेशी पर्यटक तो इसके दीवाने हैं। रेगिस्तान में सूर्योदय का नजारा भी बहुत अच्छा होता है। अब है दुबई मॉल। चकाचौंध से भरपूर दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल है। यहाँ 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं और इसीलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल सेंटर कहा जाता है। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपको इसे पूरा देखना है तो आपको 2 दिन तो लग ही जाएंगे। इसके साथ ही दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है, जिसमें समंदर में रहने वाले लगभग 33 जीव जंतुओं को रखा गया है। इसमें आपको एक शीशे से बनी सुरंग में जाने पर ऐसा अनुभव मिलता है मानो आप समंदर की सतह पर पहुंच गए हो। इस सुरंग को पार करते समय आपको चारों ओर समुद्री जीव गुजरते दिखेंगे। अब है समंदर पर इंसानों के बसने के लिए बने आर्टिफिशियल जगह का सबसे अच्छा नमूना पाम आइलैंड। ये 3 आइलैंड का समूह है। पाम जमुरे है, पाम जबरली और पाम जेहरा। बर्निल वॉल और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद पाम आइलैंड है जो आर्टिफिशियल नमूनों में से एक है जो स्पेस से देखा जा सकता है। वहीं इसे लोग 8वां अजूबा भी मानते हैं। पाम जुमेराह 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि 800 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसे पाम पे की आकृतियों में बनाया गया है। अंत में बात करते हैं मिरेकल गार्डन की। दूर दूर तक रेगिस्तान में फैले फूलों से भरे मिरेकल गार्डन किसी आश्चर्य से कम नहीं। पूरी दुनिया में सबसे बड़े फूलों के बगीचे के लिए मशहूर दुबई में स्थित कई तरह की आकृति के साथ फूलों को लगाया गया है और यहाँ महल, मोर, हट और फूलों की नदियां देखने को मिलती है। मिरेकल गार्डन 72,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। तो दोस्तों, आप में से कोई भी दुबई घूमने गया हो और आपको वहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या लगी, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपना अनुभव हमारे कमेंट सेक्शन में। क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है? ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती छोड़ दी थी। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हो गया था और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है ये धरती के अंदर उतनी ही गहराई में बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर से भी है। इसके नीचे से भी एक रास्ता है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग बदलता है दिन के अलग अलग पहर के हिसाब। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन्न इनकी नींव नहीं रखने दे रहे थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर रहे थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन्न को वहां से भागने के लिए हुमायूं की राय ली। हुमायूं ने शाहजहां को अरब में बुखारा सर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवा दिया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण हुआ। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उन्हें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरे पड़े थे, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था
जो तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। आज भी किसी को नहीं पता कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 कमरों को इसलिए बंद रखा है ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे न हो। सबसे मजेदार बात तो ये कि कुतुब मीनार नाम इमारत को, जिसको हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। शाहजहां चाहते थे मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए सपना एक सपना ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुका हुआ होना बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद के ऊपर न गिरने के लिए किया था। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते हैं, वहां पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था, और उसकी छत पर टपकने वाला पानी शिवजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वो कोई ऐसी इमारत न बना दे, तो मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा न हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे हुए सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं, और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि वो उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था, और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल को लेकर कई कहानियां सामने आ रही हैं, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखानों में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को भी बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और उनकी खबरें तो काफी आई, लेकिन इन्हें कभी खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। आज भी सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन जॉर्ज हैरिसन नाम के इस व्यक्ति ने फिश आइसलैंड्स की मदद से उस समय सेल्फी ली थी जब सेल्फी का दौर नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ताजमहल पहले सही में तेजो महल ही था? इससे जुड़े कोई साक्ष्य आपके पास हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके जो शख्स हर महीने 35 लाख रुपए का हेयर कट करवाता हो, आप यकीनन उसको हल्के में नहीं लेंगे। नाजरीन, ब्रुनेई का सुल्तान 33,000 अरब रुपए का मालिक है। ब्रुनेई एक छोटा सा मुल्क है, लगभग दुबई से थोड़ा सा बड़ा। इस पूरे मुल्क की आबादी सिर्फ 4,28,000 लोगों पर मुकम्मल है, लेकिन ब्रुनेई की कौम दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर तरीन कौम है। उसकी वजह है ब्रुनेई में मौजूद तेल की अथाह भंडार। उसी की वजह से हसनल बोल्कियाह, जो ब्रुनेई के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, आज 33,000 अरब रुपए का मालिक है। और आप देखेंगे कि यह सुल्तान अपने पैसे किन किन अय्याशियों पर लुटाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हसनल बोल्कियाह ब्रुनेई के सुल्तान के साथ साथ ब्रुनेई का प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनेई का शाही फौज का सुप्रीम कमांडर और ब्रुनेई पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल भी है। इतने ज्यादा ओहदे रखने वाला आदमी किसी मामूली हेयर ड्रेसर से तो अपने हेयर कट करवाने से रहा। इसी वजह से हर महीने इनका हेयर कट करने के लिए यूके का मशहूर मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट केनवुड H2 लंदन से ब्रुनेई फर्स्ट क्लास में सफर करके आता है। 2 दिन ब्रुनेई में 7 स्टार होटल में रहता है और सुल्तान की हेयर ड्रेसिंग करके इसी शान और शौकत के साथ लंदन वापस चला जाता है। इस शाही हेयर ड्रेसिंग पे $21,000 से भी ज्यादा खर्च हो जाता है, यानी 35 लाख रुपए। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिहायशी महल है तो वह है ब्रुनेई के सुल्तान का, और यह दावा किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 17 मंजिलों के इस महल में 1,788 कमरे, 257 वॉशरूम, एक मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल, 110 गाड़ियों का गैराज, एक बैंकेट हॉल,
और 18 लिफ्ट हैं। इस पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट बल्ब लगाए गए हैं। ये महल 1984 में $1.4 बिलियन में तामीर किया गया था, जिसकी आज कीमत $5 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी 8,000 अरब रुपए। फ्लाइंग पैलेस ये नाम दिया गया है ब्रुनई के सुल्तान के एयरबस A340 को, यानी उड़ने वाला महल। और वाकई ये नाम न हो तो क्या हो, यह हवाई जहाज वाकई एक उड़ने वाला महल ही है। इस पूरे हवाई जहाज में आरामदेह फर्नीचर, 100% प्योर सिल्क कारपेट्स और वॉशरूम में 24 कैरेट गोल्ड के वॉश बेसिन हैं। इस एयरबस की कीमत $233 मिलियन है, जो 396 अरब रुपए के बराबर है। ये जहाज सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है। इसके साथ साथ हसनल बोल्किया के पास 2 बोइंग तैरे और 2 स्पोर्ट्स की S-70 की हेलीकॉप्टर्स भी हैं, और इनके अंदर भी दिल खोलकर खर्च किया गया है। 1996 में अपनी 50वीं सालगिरह पर सुल्तान ने माइकल जैक्सन को ब्रुनई में 3 दिन कॉन्सर्ट करने की ऑफर की। माइकल जैक्सन को फर्स्ट क्लास शूट में नहलाया गया और $17 मिलियन देकर वापस भेज दिया गया, जो तकरीबन 280 करोड़ रुपए बनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुल्तान एक मर्तबा विटनी ह्यूस्टन की परफॉर्मेंस देखने गए। उन्होंने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि सुल्तान ने विटनी को एक ब्लैंक चेक थमा दिया और अपनी मर्जी से रकम लिखने को कहा। विटनी ने उस चेक के जरिए $7 मिलियन की रकम अपने नाम कर ली, जो 119 करोड़ रुपए के बराबर है। हसनल बोल्किया स्पोर्ट्स के बहुत बड़े शौकीन हैं और खास तौर पर पोलो के। इनके पास पोलो खेलने के लिए अच्छी ब्रीड की 200 पोनीज मौजूद हैं, जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के एयर कंडीशन हॉल में रखी गई हैं। सुल्तान अपने साथ खेलने के लिए अर्जेंटीना से पोलो प्लेयर्स बुलाता है और उनको मुआवजे की रकम भी दी जाती है, और उनका भारी भरकम खर्चा भी सुल्तान अपनी जेब से अदा करता है। ब्रुनई का सुल्तान अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, जिसका नाम प्रिंस जाफरी है। प्रिंस जाफरी वह इंसान है जो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से ज्यादा मशहूर है। प्रिंस जाफरी ने पूरे 10 साल तक रोजाना $7,47,000 खर्च किए। एक दिन में $7,47,000 का खर्च, और वो भी पूरे 10 साल तक, मतलब एक दिन में 126 करोड़ रुपए का खर्चा। आपको तो मालूम है, ये बात जेम टीवी अपनी तरफ से नहीं बता रहा है, ये रिपोर्ट हुआ है बिजनेस इनसाइडर और वेनिटी फेयर से। ये पैसे प्रिंस जाफरी मवैयाना तौर पर अपनी अय्याशियों पर खर्च करते थे। ब्रुनई में ये कानून है कि वहां के लोग शाही खानदान के खर्च और लाइफस्टाइल पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार प्रिंस जाफरी को $14.8 बिलियन ब्रुनई के खजाने को वापस करना पड़ा। उसके लिए उनको अपनी 500 प्रॉपर्टीज, 2,500 गाड़ियां, 9 एयरक्राफ्ट और 5 यार्ड्स बेचनी पड़ी। वो कौन सा अरबपति जिनके पास गाड़ियां ही नहीं है। हसनल बोल्किया के पास 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 5,000 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। सुल्तान वो वाहिद इंसान है जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रुनई के सुल्तान के पास 500 तो सिर्फ रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं। अच्छे खासे लोग सिर्फ एक रोल्स रॉयस खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। सुल्तान की कार कलेक्शन का गैराज कोई गैराज नहीं, बल्कि 100 एकड़ पर मुस्तकबिल एक गोदाम है, जिसमें रोल्स रॉयस के अलावा लैम्बोर्गिनी, जगुआर, फरारी जैसी गाड़ियां भरी पड़ी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी कार कलेक्शन की कुल कीमत $4 बिलियन से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 6,500 अरब रुपए बनता है। दोस्तों, आखिर कोई इतना अमीर भी हो सकता है? आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो। समय की है जब हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को पीट लिया, और 8 जनवरी 1966 तक तो भारतीय सैनिक लाहौर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर थे। माने और 2-3 घंटे का समय मिला होता तो शायद लाहौर में तिरंगा झंडा होता। यह तो हो सकता था उस समय, लेकिन तब एक मुश्किल आई। मुश्किल क्या आई? जब पाकिस्तान ने देखा कि पिटते जा रहे हैं और हर इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में जा रहा है। और पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री थे, उनकी सेनाओं के बड़े अधिकारी थे, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में लाहौर कब्जे में गया तो हफ्ते भर के अंदर कराची भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा, सब चला जाएगा, और 10 से 15 दिन में हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान चला जाए। और शास्त्री जी ने तो छूट दे रखी थी। उनको कभी इस बात की तकलीफ नहीं थी कि भारतीय सेना कहां तक जा चुकी है, और उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखा देना ही ठीक है, ताकि बार बार यह तकलीफ न उठानी पड़े हमको। 8 जनवरी 1966 तक जब भारतीय सैनिक लाहौर के बिल्कुल नजदीक थे, तब पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि अब किसी तरह से युद्ध को रुकवाइए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है।
अमेरिका को ऐसा लगा कि शास्त्री जी से युद्ध रोकने की बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका एक दो बार ट्राई कर चुका था शास्त्री जी से बात करने की, और शास्त्री जी ने उसका दो टूक जवाब दे दिया था। अमेरिका ने एक बार शास्त्री जी को धमकी दी थी और शास्त्री जी ने उसी धमकी का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था। क्या धमकी दी थी? अमेरिका का गेहूं आता था हिंदुस्तान में, लाल रंग का गेहूं आता था, और उस गेहूं को अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत में बेचा जाता था। यह समझौता पंडित नेहरू ने किया था। हमारे देश में गेहूं की कमी थी, यह बात सच थी, लेकिन रद्दी किस्म का गेहूं हम खाएं, यह पंडित जी द्वारा किया हुआ एक समझौता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिकी धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया, तो अमेरिका ने यह कहा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा, बंद करो, हमें आपका गेहूं चाहिए भी नहीं। तो अमेरिका की धमकी आई कि आपके लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा, हम भूखे मरेंगे, लेकिन हमको अपमानजनक शब्दों में है संधि मंजूर नहीं। शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई, PL 480 का गेहूं खरीदना बंद कर दिया। फिर देश में गेहूं की कमी आ गई, तो फिर शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि हम एक समय भोजन करना बंद कर देंगे। करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू किया। जनता ने भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन शास्त्री जी इस बात पर एक किसी आदमी ने दबाव नहीं डाला कि आप गेहूं खरीद कर लाओ, हम भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी बार शास्त्री जी दबाव में आए और भारत के ही अंदर के नेता अमेरिका समर्थन में हो गए, जैसे कि हमारे देश में रामायण काल से होता आया है। भारतीय नेताओं ने फिर शास्त्री जी से कहा कि पाकिस्तान से समझौता कर लेना चाहिए और पाकिस्तान से समझौता करना पड़ेगा। शास्त्री जी बहुत ही बुझे मन से गए ताशकंद समझौता करने, और ऐसा समझौता हुआ कि वो वापस नहीं लौटे। समझौते में क्या हुआ कि जो जमीन भारतीय सैनिकों ने जीती थी, वो सारी की सारी जमीन समझौते में हार ली और शास्त्री जी उस समझौते में चले गए। शास्त्री जी की डेड बॉडी लौटी थी। इनमें इतनी बड़ी गलती की 1965 में कि एक देश का प्रधानमंत्री खोया और दूसरा देश की जमीन खोई जो जीती गई थी। पाकिस्तान से और एक ऐसा प्रधानमंत्री खोया जिसके बारे में कह सकता हूँ, न भूतो न भविष्य, न कभी हुआ न कभी होगा। जब युद्ध शुरू हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो शास्त्री जी ने सारे देशों के लोगों से अपील की थी, घर पर पैसा बचाओ, खर्च कम करो। लेकिन दूसरों से अपील करने से पहले शास्त्री जी ने अपने खर्चे में कटौती की। एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप एक नई धोती ले आइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा यह होगा कि तुम उसे सुई धागे से सिल दो। अभी नई धोती लाने के बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है। पैसे नहीं है तो नई धोती लाऊंगा कहाँ से? जितने कम से कम खर्चे में तुम घर का काम चला सको तो उतने की ही बात करो। शास्त्री जी ने पूछा अपनी पत्नी से कि कितने कम से कम पैसों में घर का खर्च चला सकते हो। उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ 300 रुपये में चल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, 275 रुपये कल से मैं दूंगा और कोशिश करूँगी 25 रुपये की भी कटौती हो जाए। ऐसा प्रधानमंत्री था इस देश में। इसको हमने खोया 1965 की शांति वार्ता में। एक तो जमीन खोई इस देश की, दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री। शास्त्री जी बहुत दबाव होता था कि अमेरिका की कंपनियों को भारत में आने दो। शास्त्री जी ने कहा कि कोई भारत में अमेरिका और यूरोप की कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक कंपनी को गलती से बुला लिया था, तब देश को 250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। अब दोबारा से विदेशियों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी। तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया। स्वदेशी तकनीक का विकास, स्वदेशी कंपनी का विकास, स्वदेशी उद्योग का विकास, स्वदेशी खेती का विकास, यह सब कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिकर्म से किया। जो भाग्य हमारे देश का, जो मैंने कहा एक साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ कि सत्ता के 18वें महीने में ही उनको हटा दिया गया रास्ते से। कुर्सी से ही नहीं बल्कि उनको इस दुनिया से विदा कर दिया गया। आपको मालूम है पाकिस्तान ने हमला किया था इस देश पर। उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया, और शास्त्री जी ने ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो जवानों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सेना के कब्जे में आ गया था। पाकिस्तान के जो इलाके कब्जे में आए थे वो वापस कर दिए जाएं, इसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे, और 10 जनवरी 1966 को उनको दूध में जहर मिलाकर पिला दिया गया। हुआ क्या था कि शास्त्री जी का एक नियम था कि वो अपने रसोई के हाथ का बना हुआ खाना ही खाते थे। उनका एक रसोईया था जिनके साथ बराबर रहता था। हर विदेश यात्रा में उनको साथ जाता था और वो रसोई के हाथ का बना खाना ही खाते थे। तो वो ताशकंद गए थे, उनका रसोईया भी उनके साथ गया था। लेकिन ताशकंद में क्या हुआ, शास्त्री जी के रसोई का अपहरण किया गया। शास्त्री जी को पता ही नहीं था कि उसकी जगह दूसरे आदमी को वहाँ बिठा दिया गया है। शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे, दूध पी के सो जाते थे। जो रात को उनको दूध दिया गया वो दूसरे रसोई ने बना कर दिया और उसमें जहर मिलाया, बहुत ही तीव्र जहर। ये दूध पीते ही शास्त्री जी की सांसें घुटने लगी। बार बार उन्होंने अपने रसोई को आवाज़ दी, लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि उसका अपहरण हो चुका था।
थोड़ी देर में शास्त्री जी के प्राण निकल गए। शास्त्री जी के साथ जो उनके सहयोगी गए थे वो उनके शव को लेकर वापस आए तो भारत सरकार का क्या कर्तव्य था? देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा झूठ पूरे देश से बोला कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। इतना बड़ा झूठ देश की तरफ से पूरी मीडिया को बोला गया। आप सोचो कितनी क्रूर है यह शासन व्यवस्था, इसका अंदाजा लगाओ। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और मीडिया की तरफ से सारे देश में खबर दी जाती है कि हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। तो शास्त्री जी के जो पर्सनल डॉक्टर थे उनको शक हुआ कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, उनका बीपी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, तो हृदय गति रुकने का कारण क्या? डिप्रेशन के शिकार भी नहीं थे, लाहौर तक का इलाका कब्जे में ले लिया था, भारतीय सेना की विजय हुई थी, तो डिप्रेशन का कोई कारण भी नहीं था। तो उनके डॉक्टर को शक हुआ और उनके डॉक्टर ने उनका शरीर देखने की इजाज़त मांगी। पहले तो शास्त्री जी का शरीर देखने की इजाज़त नहीं दी थी, फिर यह बात उनकी धर्मपत्नी ने कही, तब उनके शरीर को देखने की इजाज़त मिली। आखिर समय तक उनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था। हृदय गति रुकने में शरीर नीला नहीं पड़ता। शरीर नीला पड़ता है उस समय जब उस शरीर को जहर दिया जाता है। और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार ने शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। आप जानते हैं कि सामान्य सी हत्या के केस में पोस्टमार्टम होता है, पुलिस केस बनता है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन भारत सरकार ने शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम होता तुरंत बात समझ में आती कि जहर दिया गया है, और जहर दिया गया तो इंक्वायरी होती तो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते। और वो षड्यंत्रकारी कौन थे, अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो वो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते, सारे देश के सामने उनका मुंह काला हो जाता। यह सब दबा कर रख दिया गया और शास्त्री जी की मृत्यु आज भी एक रहस्य और एक पहेली की तरह है। मैं आपको विनम्र पूर्वक बताता हूँ कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसने किसानों की चिंता की, जिसने जवानों की और सेना की चिंता की, जिसने हिंदुस्तान की स्वदेशी पूंजी कैसे बढ़नी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी तकनीक कैसे विकसित होगी उसकी चिंता की, स्वदेशी संसाधन कैसे बढ़ने चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला था। दोस्तों, यह देश हमेशा से ही अजर अमर था और कितने ही भारत माँ के सपूत ने इसको संवारने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह देश हमेशा देश के जयचिंतों से हारा है, बल्कि किसी भी विदेशी आक्रांता में इतनी ताकत नहीं थी इस देश को आंख दिखा सके। वहीं आज देखने को मिल रहा है जो हाल शास्त्री जी का हुआ वह वापस किसी देशभक्त का ना हो। आपसे विनती है, देश का हित पहले सोचें और सही गलत का चयन आपके विवेक से करें। कमेंट में ऐसे महापुरुष के लिए जय जवान जय किसान लिखकर अपनी श्रद्धांजलि दें। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत। उन दिनों फ्रांस के गांव में चमड़े का व्यापार कर रहे एक निर्धन व्यापारी की बड़ी तमन्ना थी कि काश वो अच्छे से पढ़ लिख पाता तो किसी बड़े से ऑफिस में बैठकर हुक्म चला रहा होता। वो सोच रहा था कि अगर मैं पढ़ लिख लिया होता तो पूरा दिन मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। वो व्यापारी मन ही मन ऐसा सोचा करता था। तभी उसे खबर मिली कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर वो चमड़े का व्यापारी बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि भले ही वो न पढ़ पाया हो, लेकिन वो अपने बच्चे को जरूर पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएगा। जब वो बच्चा यानी दुई पाशर 5 साल का हुआ तो पिता निर्धन होने के बावजूद भी उसका दाखिला बेहद महंगे विद्यालय में करवाया। किंतु पिता को तब बहुत दुख हुआ जब उन्होंने पाया कि उनका बच्चा पढ़ाई में बेहद कमजोर था। कक्षा के साथ ही छोटे लुई को मंदबुद्धि कहकर पुकारते थे। वैसे लुई बहुत ही मेहनती था। स्कूल में जाने के साथ साथ वो पिता के काम में भी हाथ बढ़ाते थे। तभी अचानक से अनहोनी घटना घटी। असल में जिस गांव में लुई और उसके पिता रहा करते थे वो गांव जंगल के बेहद करीब था और उस जंगल में काफ़ी भेड़िए रहा करते थे। जंगल से पागल हो चुका एक भेड़िया आया और उसने एक ही दिन में गांव के 8 लोगों को काट लिया। खैर, दिन बीतने के साथ साथ गांव वालों ने किसी तरह उस भेड़िए का काम तमाम तो कर दिया, लेकिन उस पागल भेड़िए द्वारा काटे गए 8 लोगों में से 5 लोग अगले कुछ सप्ताह में ही रेबीज का शिकार हो गए। उन 5 लोगों के हालात बिल्कुल उस पागल भेड़िए जैसे हो गए। वो अजीबोगरीब हरकत करने लग गए, पानी को देखकर डरने लग गए और अगले कुछ दिनों में उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बालक लुई ने उन लोगों को तड़पते हुए देखा। छोटा होने के बावजूद भी उन लोगों की हर तरह से मदद करना चाहते थे, किंतु उन लोगों की मदद एक बालक क्या दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता था। जो रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से लाइलाज बीमारी थी। गांव वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से पागल भेड़िया या कोई कुत्ता गांव वालों को काट लेता था, जिससे रेबीज की वजह से लोगों की मौत होती रहती थी। किंतु बालक लुई ने ये अपने जीवन में पहली बार देखा था। वो हमेशा अपने पिता से पूछते रहते,
क्यों नहीं उन लोगों को बचाया जा सका, उन्हें कोई दवाई देकर क्यों ठीक नहीं किया जा सका। तंग आकर पिता ने कहा कि बेटा तुम खुद क्यों नहीं उस बीमारी का इलाज ढूंढ लेते। खूब पढ़ो, नई खोज करो। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो एक दिन इस बीमारी का इलाज भी खोज लोगे। यह बात बालक लुई के दिमाग में घर कर गई। उन्हें लगा अगर पढ़ाई करके इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है तो मैं रात दिन पढ़ूंगा और इस तरह से लोगों को नहीं मरने दूंगा। अब लुई ने ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू किया, जिससे उनके पिता बहुत खुश हुए और स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद लुई को आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने पेरिस भेजा। इन सब के लिए उनके पिता को बहुत बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा। लुई ने विज्ञान के हर क्षेत्र में पढ़ाई की, पहले रसायन विज्ञान, फिर भौतिकी। 1842 में वो स्टोक्स वर्ग विश्वविद्यालय में बतौर प्राध्यापक पढ़ाने लगे, किंतु दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने खुद ज्ञान अर्जित करना कभी नहीं छोड़ा। उसी दौरान उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने अपने प्रयोगों में पाया कि लगभग हर खाने वाले पदार्थ में बेहद ही छोटे कीड़े होते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें देखा जा सकता है। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणुओं का नाम दिया। इससे पहले विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसे जीव के बारे में कोई नहीं जानता था। लुई ने जाना जीवाणुओं की वजह से खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। उन्होंने देखा कि जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया तो पाया कि अब दूध पहले की तरह जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि गर्म करके ठंडा करने के कारण दूध के सभी जीवाणु मर गए। वास्तव में दूध के अंदर जीवाणु ही दूध को खराब करते थे। दूध को गर्म करके ठंडा करने की तकनीक जो आज भी लुई पाश्चर के नाम से जाना जाता है और इसे पाश्चराइजेशन तकनीक कहा जाता है। अब लुई पाश्चर के दिमाग में एक विचार आया कि जिस तरह से जीवाणु हर खाने पीने की चीज में पाए जाते हैं, उसी तरह से जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते होंगे और यही जीवाणु हमें बीमार करते होंगे। हो ना हो रेबीज के लिए भी यही कीड़े जिम्मेदार हैं। उन्होंने सोचा कि मैं किसी तरह उन रेबीज के कीड़े को पहचान करके खत्म करने का तरीका समझ लूं तो संसार को सदा के लिए इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बस इसके बाद लुई साहब ने न रात देखा न दिन। जहां कहीं किसी रेबीज हो चुके कुत्ते या भेड़िया दिख जाने की खबर मिलती वो तुरंत वहां पहुंच जाते। भले ही वो जानवर काटकर उन्हें रेबीज का शिकार बना दे, लेकिन वो हर हाल में उस जानवर को पकड़ लेते और उसके रक्त की जांच करते। उनको न खाने की सुध होती न परिवार की। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी पागल कुत्तों की धरपकड़ को समर्पित कर दी। परिवार की तरफ ध्यान न दिए जाने से पत्नी भी उनसे नाराज रहने लगी, किंतु लुई पाश्चर को उनके त्याग का परिणाम मिला। उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने जाना कि पागल कुत्ते या भेड़ी जैसे जीवों के शरीर के साथ साथ लार में भी यह वायरस मौजूद होता है और रेबीज प्रभावित जानवर किसी इंसान या अन्य स्वस्थ जानवर को काटता है तो उसके मुंह की लार से निकला वायरस घाव के माध्यम से स्वस्थ जानवर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस दूसरे जानवर को भी संक्रमित कर देता है। लेकिन चुनौती थी कि इस वायरस को नष्ट कैसे किया जा सकता है। अब दूध की तरह मानव शरीर को उबाला तो नहीं जा सकता। पाश्चर साहब का ये भली भांति मानना था कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए एक शक्ति छुपी हुई होती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली कहते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली रेबीज से लड़ने पर हार क्यों मान जाते हैं। तभी उनके किसी दोस्त ने उनकी मुर्गियों में फैले गए किसी हैजे जैसे रोग के बारे में बताया। उनके दोस्त ने कहा कि एक एक करके उनकी सभी मुर्गियां मर रही हैं। लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग उन बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिए। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भी जीवाणु और विषाणु होते हैं जो किसी भी जीव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु से लड़ तो सकती है और उसे नष्ट भी कर सकती है, किंतु वह विषाणु हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से छुपकर काम करता है। तो कैसे इतने होशियार हो चुके विषाणु की पहचान रोग प्रतिरोधक क्षमता से कराई जाए, क्योंकि एक बार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु को पहचान जाती है तो निश्चित तौर पर उस विषाणु से लड़ भी पाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये सोचते सोचते लुई ने खाना पीना और सोना तक छोड़ दिया। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हुआ ये कि मुर्गियों के साथ साथ अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने मर चुकी मुर्गियों के रक्त से उन्हें बीमार कर देने वाले विषाणु को निकाला और उन विषाणु को एक खास तरह के लवण में डाला। इस लवण के प्रभाव से विषाणु निष्क्रिय हो चुके थे। अब इस लवण का इंजेक्शन उन्होंने उन मुर्गियों को लगाना शुरू किया जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी बल्कि बिल्कुल स्वस्थ थी। नतीजे हैरान कर देने वाले थे।
जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि बाकी की मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था यूं ही बीमारी से प्रभावित होकर मरती रही। लुई साहब का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। असल में जब लवण से निष्क्रिय की गई विषाणु मुर्गियों के शरीर में गई तो वो विषाणु निष्क्रिय होने की वजह से मुर्गियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए और न ही उन्हें सक्रिय विषाणु की तरह खुद को छुपाना आया। और मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उनकी पहचान करके उनको खत्म करने की शक्ति विकसित कर ली और उसी शक्ति ने सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही तरह के विषाणु को नष्ट कर दिया। अब इस हैजे जैसी बीमारी के विषाणु मुर्गियों के शरीर पर बेअसर हो चुके थे। दोस्तों, मानव के इस इतिहास में यह बहुत बड़ी खोज थी। इसी खोज को आधार मानकर अगले कुछ दशकों में अनेकों प्राण घातक बीमारियों के इलाज विभिन्न खोजकर्ताओं ने ढूंढे। लुई पास्चर ने इस खोज से उत्साहित होकर जब अपने प्रयोगों को बढ़ाया तो उन्हें अपने बचपन से सपने यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला, जिससे उस कुत्ते में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर उसे बेअसर करने की शक्ति ईजाद कर ली। जब उस कुत्ते में सक्रिय रेबीज डाले गए तो भी कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ रहा क्योंकि कुत्ते के शरीर ने रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। शुरुआती F1 की फर्राटा रेस उसका शौक था। हॉर्स राइडिंग और बैटिंग वो सिर्फ अपने पैसों के रोब को दिखाने के लिए करता था। देखते ही देखते उसने IPL में अपनी एक टीम भी खरीद ली, लेकिन लड़कियां उसकी कमजोरी निकली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। लड़कियां उससे ऐसे चिपकती थी मानो मधुमक्खियां शहद से, पर वो भी गुड़ की तरह बनकर मधुमक्खियों को अपने ऊपर मंडराने के लाखों रुपए दे देता था। और जो लड़की उसकी आदत में शुमार हो जाती वो उसकी जिंदगी बना लेता। उसकी अय्याशी देखकर उस दौर में रहे भारतीय गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि बिजनेसमैन का चेहरा लिए एक नंबर का अय्याश है, जिसने भारतीय सरकार को मोटा चूना लगाया है। आज के वीडियो में हम आपको अय्याशियों के सबसे बड़े अय्याश, भारत में सबसे बड़े गद्दारों में से एक विजय माल्या के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप विजय माल्या को ठग कम और एक ठरकी ज्यादा बुलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अमीर घर में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जिसका बचपन एक आम लड़के की तरह ही गुजरा। हालांकि उसके पिता एक एंटरप्रेन्योर थे जो बड़ी बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। फाइनेंशियल रिस्क लेना उसके पिता का शौक था, लेकिन उनका लड़का विजय माल्या एक आम इंसान की तरह जीता था। वो कॉलेज भी साइकिल से जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि मौसम बदलते और मूड बदलते देर नहीं लगती। विजय माल्या के मूड को बदलने में भी देर नहीं लगी और देखते ही देखते एक साधारण से बॉय को प्ले बॉय बनने का शौक चढ़ गया। लेकिन इसके बीच उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो अपने पीछे अपने अकेले बेटे विजय माल्या के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गए, जिसमें से उनकी सबसे नामी कंपनी यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप थी। इस दौर में इस कंपनी में केमिकल, फर्टिलाइजर, स्प्रिट और पेंट जैसी चीजों को बनाया जाता था। लेकिन विजय माल्या ने इसमें इसके साथ ही न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर के काम को भी जोड़ दिया और देखते ही देखते वो अमीर होता चला गया। भले ही वो प्ले बॉय नहीं बन पाया, लेकिन उसकी प्ले बॉय वाली सोच नहीं बदली। जब भी किसी खूबसूरत महिला को देखता उसका मुरीद हो जाता। एक तरह से औरत उसकी कमजोरी थी। सन 1986 की बात है। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका की यात्रा कर रहा था। फ्लाइट की एक एयर होस्टेस पर उसका दिल आ गया, जिसके बाद उसने उसके साथ शादी कर ली। एयर होस्टेस का नाम था समीरा टियाबजी, जिसके साथ विजय माल्या का सिद्धार्थ माल्या के नाम से एक बेटा भी है। हालांकि इनके साथ वो अपने पैसों का भी रोब दिखाता था। उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के लंदन जैसे रिहायशी इलाकों में कई प्रॉपर्टीज खरीद ली थी और इसके बाद सन 1993 में वो एक रेखा नाम की लड़की के प्यार में पड़ गया, जो एक बिजनेस वुमन होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी थी। हालांकि जब ये देखे कि विजय माल्या ने रेखा से शादी की तो विजय माल्या ने पहले सिर्फ समीरा से ही शादी की थी। विजय माल्या का ये वो दौर था जब उसे भारत के सबसे तेज तर्रार बिजनेस टाइकून में से एक माना जाता था। हालांकि इसके साथ ही उसे रंगीन मिजाजी के लिए भी जाना जाता था। वो एक तरफ करोड़ों रुपए कमाता और दूसरी तरफ अपनी विला में पार्टियां करता, अपने मेहमानों को महंगी शराब पिलाता, विदेशों से गर्ल्स को बुलाता और हर वक्त विदेशी लड़कियों से घिरे रहना उसकी आदत में शुमार हो गया। इसके अलावा उसका एक और चेहरा भी था। वो बेंगलोर के जिस भी फेमस मंदिर में जाता तो बिना चप्पल के ही जाता। उसने कई तीर्थ यात्राएं भी की। इसके बाद वो सुर्खियों में तब आया जब उसने लंदन में टीपू सुल्तान की एक तलवार के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। उसके बाद इसने न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ यादगार चीजों के लिए भी रिकॉर्ड बोली लगाई। ये सब करके वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहता था। इन दिखावों के बाद लोग उसे किंग ऑफ द गुड टाइम कहने लगे।
लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। वो इससे भी ज्यादा बुलंदियां छूना चाहता था। उसकी किस्मत भी शायद उससे यही करवाना चाहती थी। लेकिन इसके बीच उसका कई विदेशी गर्ल्स के साथ एंजॉय करते मीडिया ने सपोर्ट कर लिया, जिसके बाद लोगों की सोच थोड़ी उसके प्रति बदलने लगी। लेकिन उसने इसका दिमाग भी लगा दिया। कहते हैं ना दोस्तों, जब पैसा आता है तो दिमाग भी खुद ब खुद दौड़ने लगता है। ऐसा ही माल्या का दिमाग भी दौड़ा। इसने इंडियन इंप्रेस नाम की एक यॉट खरीद ली। इस यॉट की फैसिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले ये यॉट कतर की रॉयल फैमिली के पास थी। इसी यॉट को माल्या ने सिर्फ अपनी प्लेबॉय की छवि को सुधारने के लिए खरीदा। इसको खासकर माल्या ने अपनी रंगरलियां को देखते हुए मंगवाया था। इसमें इसने 3 रूम, मसाज फैसिलिटी, जिम, सिनेमा हॉल और कई ऐसे रूम बनवाए थे जिनकी वॉल पर कई अतरंगी लड़कियों के पोस्टर छपे हुए थे। इस यॉट में इसे 2 ही चीजें दिखती, पहला खूबसूरत नीला समंदर और दूसरा विदेशी सुंदरियां जो उसके साथ हफ्तों तक इस यॉट में रहती। बताया जाता है कि ये गर्ल कोई ऐसी वैसी गर्ल नहीं होती थी, बल्कि ये विदेशी मॉडल होती थी जिनको यॉट के बाद सीधा माल्या के कैलेंडर में एंट्री मिलती थी। बात ये थी कि माल्या के कैलेंडर में जगह बनाने के लिए लड़कियां तरसती थी और इस कैलेंडर में सिर्फ उन्हीं ब्यूटीफुल गर्ल को जगह मिलती थी जो माल्या को उसके यार्ड में खुश करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेशी लड़कियां ही माल्या की आदत में शुमार थी, तो आप गलत है। कई बॉलीवुड हीरोइन भी विजय माल्या को टाइम दे चुकी हैं, जिनके साथ विजय माल्या ने क्या किया, कैसे किया, वो तो आप टीवी पर देख चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी माल्या का दूसरी तरफ फोकस पैसे कमाने में भी था। माल्या ने 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और देखते ही देखते उसने 2007 में IPL टीम भी खरीद ली। लेकिन इतनी अय्याशियां करने के बाद माल्या का बुरा वक्त पहली बार 2007 से ही शुरू हुआ, जब इसने एयर डेक्कन से 550 करोड़ की डील की। इस डील में विजय माल्या की तरफ से लगा सारा पैसा कर्ज का था, जो इसे 17 बैंकों से लोन के तौर पर मिला। एक तरह से ये डील विजय माल्या के लिए घाटे का सौदा रही। इसके बाद 2008 और 2009 में विजय माल्या को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। हालात ऐसे हो गए कि ये किंगफिशर में अपने काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद इसने IDBI बैंक से 861 करोड़ रुपए के लोन लिए, ये बोलकर आवेदन किया कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी देना चाहता है, साथ ही एयर डेक्कन में हुए नुकसान की भरपाई कर उसे कंटिन्यू करना चाहता है। इस टाइम तक माल्या का दिवाला निकल चुका था और हालत ये हो चुकी थी कि उसे कोई बैंक लोन भी नहीं दे रहा था, जिसके बाद उसने बैंक अफसर को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ रुपए का लोन IDBI बैंक के पास करवाया। पर अंदर की बात तो यह है कि 861 करोड़ रुपए को उसने न ही एयर डेक्कन को नुकसान की भरपाई में लगाया और न ही अपने कर्मचारियों को सैलरी का रोकड़ा दिया। इन पैसों को सीधा उसने यूरोप के अलग अलग बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया, जहां इन पैसों से उसने F1 रेस करवाई। इसके बाद हद तो तब हो गई जब 2010 में माल्या राज्यसभा का सदस्य बनकर संसद में बैठने लगा। उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बैंकों को ये भरोसा दिया कि वो उनका पैसा नहीं डूबने देंगे, जिसके बाद सरकार और RBI के कहने पर स्टेट बैंक के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों ने माल्या को दिए हुए लोन चुकाने की शर्तों और उसे शेड्यूल में बदलाव कर दिया। इसके बाद माल्या ने अपने किंगफिशर प्लांट को 4000 करोड़ का बताकर गिरवी रखा। तब से आज तक कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं से भी बैंकों को उनका पैसा मिलता हुआ नहीं दिख रहा। सरकार कह रही है कि उनके पास माल्या की 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी में से उसकी अभी तक एक ही प्रॉपर्टी बिकी है, जो है माल्या का गोवा में किंगफिशर विला, जो कि 3 नाकाम नीलामियों के बाद जाकर बॉलीवुड एक्टर सचिन जोशी ने मात्र 73 करोड़ में खरीदा है। इसके अलावा माल्या की किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। बताया जाता है कि इतने कर्ज में डूबने के बाद भी न तो उसकी ठाठ कम हुई है, न ही उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई कमी आई है। वो अभी भी लड़कियों के साथ रिलेशन बना रहा है और उसकी लेटेस्ट वाइफ पिंकी लालवानी है, जो कि एक खूबसूरत एयर होस्टेस है। इन दोनों की मुलाकात 2011 में एक फ्लाइट के अंदर हुई थी। तब से आज तक इन दोनों का प्यार परवान पर है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2, 2016 से विजय माल्या फरार हैं और आज तक इसे भारत वापस लाने के लिए सरकार ने तमाम कानूनी दांव पेच आजमा लिए, लेकिन किसी न किसी तरह से वो हमेशा बच जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये भारत से भागा कैसे, जबकि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था, जिसका मतलब था कि अपराधी देश से बाहर नहीं जा सकता और इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी माल्या देश से फरार हो गया। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि माल्या भारत से अकेला नहीं भागा, बल्कि वो अपने साथ 55 सूटकेस लेकर भारत से लंदन भागा। अब कैसे भागा था, इसके बारे में सरकार ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इतना जरूर है कि विजय माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टेक्ट के जरिए वो जुगाड़ बना लिया था जिससे वो लंदन 9-2-11 हो सके। बताया जाता है कि इसके पीछे पूरी एक ठगों की टीम है, जो कदम कदम पर माल्या के लिए रास्ता बनाती रहती है और उसकी मुश्किल को आसान करती रहती है। माल्या और माल्या के ठगों की टीम ने न सिर्फ भारतीय सरकार को चूना लगाया है,
बल्कि इस समय वो इंग्लैंड की सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब इंग्लैंड की अदालत माल्या को इंडिया भेजने की प्रक्रिया शुरू करती है तो उसके वकील भारतीय जेलों की दुर्दशा का बखान कर देते हैं और बोलते हैं कि माल्या की जान को इंडिया में खतरा है। इतना ही नहीं, माल्या ने केस को लड़ने के लिए ब्रिटेन की सरकार से ये कहकर पैसे लेता है कि उसकी संपत्ति सीज की गई है, पर इसे न्याय पाने के हक से बेदखल नहीं किया जा सकता। आज माल्या आराम से अपनी बची हुई जिंदगी भारत से बेहतर इंग्लैंड में गुजार रहा है और अय्याशी भरे शौकों से पूरा कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माल्या भारत वापस आएगा या नहीं? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ। भारतीय करेंसी की वैल्यू वैसे तो कई देशों से नीचे है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई देश है जहां की करेंसी भारत से भी नीचे है, यानी कि डॉलर के बराबर है, जहां पर आप अपने आप को राजा मानकर ऐशो आराम वाली जिंदगी जी सकते हैं। और जिन देशों की आज हम बात करने वाले हैं, जहां पर हमारा 1 रुपया 350 रुपयों के बराबर भी है, तो दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, युगांडा। युगांडा की मुद्रा का नाम है युगांडन शीलिंग और ये देश पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश। आसपास में कोई समुद्र भी नहीं है। इसके पूर्व में केन्या, पश्चिम में सूडान जैसे देश मौजूद हैं और ये एक बहुत ही गरीब देश है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 1 रुपए की कीमत 51.65 युगांडन शीलिंग के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मुद्रा की वैल्यू यहाँ कितनी है। नंबर 9, कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है और ये थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। साथ में कंबोडिया की अपनी खूबसूरती और पुरातन इतिहास के लिए जाना जाता है और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर भी कंबोडिया में ही है। दोस्तों, कंबोडिया में हमारे देश के 1 रुपए की कीमत 56.47 कंबोडियन रियाल के बराबर है, यानी आप 10,000 भारतीय रुपए भी कंबोडिया जाके मजे से पूरा देश घूम सकते हैं। नंबर 8, पैराग्वे। ये दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में बसा हुआ देश। ये दुनिया के उन चंद देशों में से है जिसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती, यानी कि ये भी एक लैंडलॉक देश है। पैराग्वे प्रकृति के बहुत करीब है। यहाँ घने जंगली जीवों की तमाम प्रजातियां पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। लेकिन दोस्तों, पैराग्वे में 1 भारतीय रुपए की कीमत 85.64 पैराग्वन गुरानी है। नंबर 7, उज्बेकिस्तान। सोवियत रूस से अलग हुआ ये देश ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे शहरों के लिए मशहूर है। यहाँ उज्बेकिस्तान सोम नाम की मुद्रा चलती है। यहाँ भारत के 1 रुपए की कीमत 118.8 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर है। चारों तरफ से जमीन से घिरे इस देश में घूमने वाली जगह कोई खास नहीं है। नंबर 6, लाओस। लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से, पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती है। इसे 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। ये देश मैकोंग नदी और पहाड़ों के लिए फेमस है। यहाँ बुद्ध मोनेस्ट्री भी आकर्षण का केंद्र है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी हमारे देश की मुद्रा की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ भारत के 1 रुपए की कीमत 120.82 लाओ किप के बराबर है। लाओ किप यहाँ की मुद्रा का नाम है। नंबर 5, गिनिया। ये पश्चिम अफ्रीका का एक बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पर भारत के 1 रुपए की कीमत है 128.38 गिनियन फ्रैंक। चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। बाली, जावा, सुमात्रा जैसे सुंदर द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया सुदूर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ भी भारतीय रुपए के जलवे हैं। दोस्तों, हर साल लाखों भारतीय इंडोनेशिया घूमने के लिए जाते हैं। आप भी बहुत कम ही पैसों में इंडोनेशिया की यात्रा कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में 1 भारतीय रुपए की कीमत 197.30 इंडोनेशियाई रुपया के बराबर है। नंबर 3, वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम की मुद्रा का नाम है वियतनामी डॉन्ग और यहाँ भारत के 100 रुपए की कीमत आज की डेट में 32,666 वियतनामी डॉन्ग है, यानी कि 1 रुपए की कीमत है 326.66 वियतनामी डॉन्ग। दोस्तों, वियतनाम बहुत ही खूबसूरत देश है और ये देश प्रकृति के बहुत ही करीब है। वियतनाम में घने वन है और तमाम नदियां हैं, जिसके कारण इसे पानी का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक गुफाएं भी मौजूद है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम के लिए भारत से उड़ानें भी काफी सस्ते दामों से जाती है। नंबर 2, ईरान। भारत का सहयोगी देश ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक जैसे देशों से घिरा हुआ है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है। हाल ही में अमेरिका द्वारा इस पर की गई प्रतिबंध लगाने पर यहाँ की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके कारण यहाँ की मुद्रा अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई। दोस्तों, आज भारत के 1 रुपए की कीमत 592.73 ईरानियन रियाल के बराबर है। विश्व की सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता, सबसे शक्तिशाली फारस साम्राज्य का अंग होने के कारण ये जगह ऐतिहासिक बिखरी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। एंड द लास्ट, नंबर 1, सियरा लियोन।
ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और ये दुनिया के उन कुछ गरीब देशों में से एक है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लगभग खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और अपराध बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि यहाँ भारत के 1 रुपए की कीमत 669.81 सिएरा लियोन के बराबर है। तो फ्रेंड्स, आप भी सस्ते खर्चे में यदि वर्ल्ड टूर चाहते हैं तो सबसे पहले इन देशों का दौरा जरूर करें। कमेंट्स में मन मोह लेती है, लेकिन कई आइलैंड ऐसे भी है जहाँ पर न जाना ही बेहतर है। खूबसूरत होने के साथ साथ ही द्वीप बेहद ही खतरनाक है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही द्वीपों के बारे में बताएंगे जहाँ जाने का मतलब मौत को गले लगाना है। अब हम आपको ले चलते हैं एक भूतह जजीरे के सेट पर। ये भूतहा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है। इनमें से केवल 38 में ही लोग रहते हैं। समंदर से नजदीक की बात करें तो अंडमान निकोबार के द्वीप भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया के ज्यादा करीब हैं। अंडमान की द्वीप अपने खूबसूरत समुद्री तटों, कुदरती दिलकश अनछुए जंगलों, दुर्लभ समुद्री जीवों और मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर है। इस खूबसूरती पर्दे के पीछे छुपा है अंडमान का काला इतिहास। अंडमान का ये रिप रॉस आइलैंड अपने भीतर साम्राज्यवादी इतिहास के काले घने राज छुपाए हुए है। यहाँ पर 19वीं के ब्रिटिश राज्य की खंडहर इस द्वीप और हिंदुस्तान के काले अध्याय के गवाह के तौर पर मौजूद है। रॉस आइलैंड में शानदार बंगलों, एक विशाल चर्च और कब्रिस्तान के खंडहर है जिनकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडहरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। रॉस आइलैंड के कुछ अनछुए खंडहर इस काले और घिनौने इतिहास के गवाह है। यहाँ के बाजार अब वीरान हैं। बहुतेरी इमारतों की ये नुकीले छतें ढह चुकी हैं। कांच की खिड़कियां चूर चूर हो गई हैं। बिना छतों वाले बंगलों के खंडहरों के कंकाल उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। आज चर्च की दीवारें हो या कब्रिस्तान की 4 दीवारें, क्लब का खंडहर या फिर प्रशासनीय इमारतों की खिड़कियां, सब पर गोलर के बढ़ते दरख्तों का कब्जा हो गया है। अंडमान में काले पानी की सजा वाली जेल को बंद हुए 8 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। इसके साथ ही भारत के इतिहास के काले अध्याय पर भी पर्दा गिरा था। आज रॉस आइलैंड के खंडहर उस गुजर चुके काले इतिहास के दाग के तौर पर हिंद महासागर में मौजूद हैं। ये हमें उस भविष्य की ओर दिखाते हैं जब इंसानी सभ्यता का खात्मा हो जाएगा और कुदरत उन इलाकों पर दोबारा अपना हक जमाएगी जो कभी मानवता के लिए अहम ठिकाने थे। मध्य एशिया में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर एक छोटा सा द्वीप है। ये चारों तरफ से जहरीले रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अब इसे द्वीप कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसके आसपास की झील यानी अराल सागर अब कमों में सूख चुकी है। इस द्वीप का नाम वोज्रोस्टेनिया आइलैंड है। किसी दौर में ये मछली मारने का बहुत बड़ा ठिकाना था। ये उस वक्त की बात है जब अराल सागर दुनिया की चौथी बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन सोवियत संघ में इस झील का इतना दुरुपयोग किया गया कि आज ये झील सूख चुकी है। इस वजह से वोज्रोस्टेनिया से भी जजीरा होने का खिताब छिन गया। इस झील तक पानी लाने वाली नदियों का रुख खेतों की सिंचाई के लिए मोड़ दिया गया। इसी वजह से अराल सागर सूख गया। आज ये जगह कीटनाशकों का ढेर है। यहाँ पर पारा अक्सर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जिंदगी के निशान के तौर पर यहाँ सिर्फ सूखे हुए दरख्त दिखते हैं। कभी कभार यहाँ पर सुस्ताते हुए ऊंट भी दिख जाते हैं जो कि किसी जमाने में यहाँ चलने वाले बड़े जहाजों की छांव में बैठते थे। वोज्रोस्टेनिया द्वीप में अराल सागर का पानी इतना सोख लिया है कि इसका आकार 10 गुना बढ़ गया। एक बार यहाँ पर एथ्रेक्स बीमारी के कीटाणुओं की बड़ी खेप लाई गई थी। इसके अलावा चेचक और प्लेग के बैक्टीरिया भी यहाँ जमा किए गए थे। इसके अलावा कई बहुत सी भयंकर मगर बहुत कम होने वाली बीमारियों के विषाणु भी वोज्रोस्टेनिया में जमा किए गए थे। इनमें से कई बीमारियों के तो लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, जैसे टुलुरेमिया, ब्रुशलेस और ट्राइफस। इतने बड़े तादाद में ये विषाणु जमा होने की वजह से पूरा का पूरा वोज्रोस्टेनिया द्वीप जहरीला हो गया। दुनिया का हर एक कोना कुदरती खूबसूरती से लबरेज है। कुछ हद तक तो हमने खूबसूरती तो देखी है, लेकिन बहुत से ठिकाने अभी भी हमारी आंखों से ओझल है जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सका है। उन जगहों के बारे में तमाम किस्से कहानी प्रचलित होते जाते हैं। कई बार इंसानी बस्तियों के करीब भी कुछ हिस्से बेअदात होते हैं। इनको लेकर भी कहानियाँ और अफवाहों का लंबा सिलसिला चलता रहता है। ऐसी ही एक जगह स्कॉटलैंड आयन हैलो आइलैंड दिल के आकार का एक छोटा सा द्वीप बेहद खूबसूरत है। इस द्वीप में आपको चमड़े की तरह नजर आने वाली समुद्री घास मिलेगी। स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली दूसरी चट्टानों की तरह यहाँ की चट्टानों का रंग रूप भी वैसा ही है जो यहाँ आकर हर एक चीज हरकत करना बंद कर देती है। इस द्वीप से बहुत सी कहानियाँ, लोक कथाएं और रीति रिवाज जुड़े हैं। यहाँ बहुत से लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस द्वीप पर सिर्फ एक दिन के लिए ही आया जा सकता है। बाकी 364 दिन यहाँ आना संभव नहीं। और किनेई से ये सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। फिर भी यहाँ आना आसान नहीं। अगर
अगर आपके पास अपनी नाव है तो भी यहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ बहने वाली नदियों में ज्वार भाटे इतने ज्यादा आते हैं कि वो आग का रास्ता रोक लेते हैं। और केनी के लोग इस द्वीप से जुड़े कई तरह के किस्से सुनकर ही बड़े हुए हैं। यहाँ के पौराणिक कथाओं में इसे भूत प्रेतों का द्वीप भी कहा गया है। एक किस्से के मुताबिक इस द्वीप पर कुछ बुरी रूहों का साया है। जो भी शख्स इस द्वीप पर आने की कोशिश करता है तो ये बुरी आत्मा इस द्वीप को हवा में गायब कर देती है। कुछ कहानियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस द्वीप पर रहने वाली जलपरियां सिर्फ गर्मी के मौसम में ही बाहर आती हैं। इस तरह के रहस्यमय कहानियों ने इस द्वीप को एक पहेली बना दिया है। यही वजह है कि बस्तियों के इतना करीब होने के बावजूद इस द्वीप पर इंसान के आने जाने और रिहायशी इलाकों के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती। किससे कहानियों से ही पता चलता है कि ऑर्केनी द्वीप की तारीख 13वीं सदी में लिखी गई थी। इस तारीख में एन हेलो की जिक्र नाम आती ही है। यहाँ कुछ पुरानी इमारतों के मलबे मिलते हैं। इन्हें देखकर इस द्वीप की तारीख का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि खुदाई में यहाँ कुछ दीवारें ऐसी मिली है जो पाषाण काल के हैं। अच्छी बात यह है कि जब से एन हेलो से इंसानों का डेरा उठा, यहाँ कुदरत की दूसरी जीवों के फलने फूलने का मौका निकल आया, जहाँ कई तरह के समुद्री परिंदों ने डेरा बना लिया है। यहाँ के चट्टानों में जगह जगह चिड़ियों के घोंसले नजर आते हैं। पूरा जजीरा सुबह शाम चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज उठता है। पर्यावरणविदों के लिए ये जगह किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें रिसर्च के लिए तरह तरह की चिड़िया मिलती है। इस द्वीप की तारीख का इल्म किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार अगर थोड़ा सा साथ दे तो बहुत से राज खुल सकते हैं। मियाकेजिमा आइलैंड। मियाकेजिमा आइलैंड दुनिया के खतरनाक द्वीपों में से एक है। इस द्वीप पर जहरीली गैसों की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक स्तर पर पहुँच गई है। इस वजह से लोग यहाँ पर हर समय मास्क पहने रहते हैं। दरअसल यहाँ पिछली सदी में कई ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं। साल 2000 में भी भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें लावा के साथ साथ भारी मात्रा में जहरीली गैसें निकली थी। हालांकि बाद में तो ज्वालामुखी तो शांत हो गया, लेकिन जहरीली गैसों का निकलना बंद नहीं हुआ। इसके बाद से ही आइलैंड पर आना लोग कतई पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक आइलैंड जहाँ जाना दुनिया के सामने अपनी मजबूती की मिसाल कायम की है। चाहे वो प्रकृति हो या फिर दूसरे मजबूत देश, हर कोई जापान के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन जितनी बार जापान को झुकाने की कोशिश की, उतने अच्छे तरीके से जापान निखर कर आया। इसी वजह से आज ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में माना जाता है और उसका विकास इस लेवल तक पहुंच गया है जहां आपको जापान में ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो जापान के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। अब वो कौन सी चीजें हैं, उसे जानने के लिए भाई साहब आपको वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो वाकई में आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देगा। स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, जब बात वाटरमेलन की यानी कि तरबूज की आती है तो आपको पूरे इंडिया में अंडे के आकार के बड़े बड़े तरबूज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जापान की तो बात ही अलग है। वहाँ पर आपको अंडे की शेप के तरबूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपको स्क्वायर शेप के तरबूज भी खाने को मिल जाएंगे। असल में दोस्तों, इन्हें 17 में ग्राफिक डिजाइनर द्वारा इन्वेंट किया गया था ताकि तरबूज को फ्रिज के अंदर अच्छी तरह से फिट किया जा सके, वरना अंडे के आकार वाले तरबूज ज्यादा जगह भी घेर लेते हैं और अच्छी तरह फिट भी नहीं हो पाते। इसी चीज को सोचकर जापान वालों ने फल का आकार ही बदल दिया, जो हमें नहीं लगता कि जापान के अलावा और कोई करने के बारे में सोच भी सकता है। नेक्स्ट इज रामेन नूडल्स पॉट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ लोगों को नूडल्स खाने में पसंद होते हैं, वहीं जापान के तेज दिमाग वाले लोगों ने एक ऐसे स्पा रिजोर्ट को तैयार किया है जहाँ पर लोगों को रामेन नूडल्स नहाने का सुनहरा मौका मिलता है। यूनेसुन स्पा रिजोर्ट नाम की इस जगह पर गेस्ट को रामेन नूडल्स और सूप के अलावा भी कई सारी चीजें से नहाने का ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जिन ग्रेटर से ये चीजें बनकर तैयार होती हैं वो स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। हाँ, बस नहाते नहाते खाने बैठ मत जाइएगा, वरना गंदगी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज फेक फूड। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिलने वाले फूड की प्रिंट फोटो आपको दिख जाएगी, लेकिन भाई साहब जापान ये छोटे मोटे काम नहीं करता। ये लोग तो अपने रेस्टोरेंट में मिलने वाले फूड का बिल्कुल नकली वर्जन बनाकर तैयार कर देते हैं, जो कि वैक्स और प्लास्टिक की मदद से बनता है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये बिल्कुल असली है, जिसे देखकर लोग इनके रेस्टोरेंट की तरफ खींचे चले आते हैं। नेक्स्ट इज पीपल पुशर्स। अब ये तो बहुत ही ज्यादा फनी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वर्किंग टाइम में ट्रेन वगैरह में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, जिस वजह से कई सारे हादसे भी देखने को मिलते हैं और कई लोगों को तो भीड़ के चक्कर में ट्रेन भी छूट जाती है। परंतु हम आपको बता दें कि जापान में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग से लोगों को हायर किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को धक्का देकर ट्रेन के अंदर फिट कर सके। नेक्स्ट इज रैबिट आइलैंड। दोस्तों, हमने शताब्दी के मिड में कई सारे वैज्ञानिकों ने ओकुनोशिमा आइलैंड पर कुछ रैबिट को लाकर इन पर रिसर्च करनी चाहिए। अब इस रिसर्च का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ, इन खरगोश को बिल्कुल फ्री कर दिया गया, जिसके बाद देखते ही देखते इस पूरे आइलैंड में आपको सिर्फ और सिर्फ खरगोश देखने को मिलेंगे, जिस वजह से इस आइलैंड को रैबिट आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा, जहाँ पर अक्सर लोग इन प्यारे प्यारे दिखने वाले खरगोश के साथ समय बिताने चले आते हैं। नेक्स्ट इज पूरी कूड़ा मशीन्स।
दोस्तों बूथ में जाकर फोटो खिंचवाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जापान में कोई नॉर्मल चीज नॉर्मल तरीके से कहाँ हो सकती है। इसी वजह से वहाँ पर मौजूद बूथ को पूरी कुरा कहा जाता है, जहाँ पर लोग न केवल फोटो खिंचवाते हैं बल्कि उसी टाइम अपने मन पसंद का बैकग्राउंड और स्टिकर भी अपने तस्वीर पर लगवा सकते हैं। यहाँ तक आप उसी टाइम अपने सेल फोन पर उस तस्वीर को भेज भी सकते हैं। ऑल टोटल अगर कहा जाए कि जापान जितना हार्ड वर्किंग देश है, वहाँ पर मस्ती करने के तरीके भी उतने ही ज्यादा है, जो लोगों को स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेन डिलेज मेक हेडलाइंस। जापान के बारे में ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर शायद ही ऐसी कोई ट्रेन होगी जो लेट न होती हो, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेन तो 2-4 मिनट ही लेट हो जाती है, लेकिन लेट तो हो ही जाती है और उसे हम लोग लेट मानते भी नहीं है। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर ट्रेन हल्की सी भी लेट हो जाए ना, तो लोगों की हेडलाइंस में खबर छप जाती है, क्योंकि जापान में लोगों को टाइम की बहुत ही ज्यादा अहमियत पता है और वहाँ के अधिकतर लोग ट्रेन में सफर करते हैं। इसीलिए अगर कोई ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो हर एक पैसेंजर को उनका टाइम खराब करने के लिए सॉरी बोला जाता है। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आप लोगों ने गाड़ियों और साइकिल वगैरह की पार्किंग के बारे में तो सुना होगा, और सुना क्या, बहुत से लोगों ने तो देखा भी होगा और इसे पार्क भी किया होगा, लेकिन इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं कि किसी ने भी अम्ब्रेला पार्किंग के बारे में नहीं सुना होगा, और सुनेंगे भी तो कैसे। ये तो जापान देश की फैसिलिटी है जहाँ पर आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले अपने छाते को न सिर्फ रख सकते हैं बल्कि उसे लॉक भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जापान की बिल्डिंग गंदी न हो, क्योंकि वहाँ के वेदर कंडीशंस की वजह से अक्सर लोगों को अपने साथ अम्ब्रेला लेकर चलना पड़ता है। नेक्स्ट इज मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन। हमें पता है आप लोगों ने वेंडिंग मशीन के बारे में सुना होगा और ये दुनिया भर में आजकल अवेलेबल हो गई है, लेकिन इसका आइडिया तो जापान से आया ही आया है, बल्कि जापान में जितनी वेंडिंग मशीन है उतनी शायद ही पूरी दुनिया में कहीं हो। जी हाँ, आज के समय में जापान में करीब 5 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद, जहाँ आपको लगभग एक चीज के लिए शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको इस मशीन के जरिए ही मिल जाएंगी, जो लोगों के टाइम को तो सेव करती ही करती हैं। उसके अलावा उसकी वजह से ट्रेडिंग सिस्टम भी अच्छे से चलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में बड़ा मजा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। नेक्स्ट इज साइलेंट कराओके। दोस्तों हम सभी को पता है कि जो लोग बेसुरा गाना गाते हैं उनका गाना सुनना काला पानी की सजा से कम नहीं, और लोगों के इन इमोशंस को जापान बड़े अच्छे से समझता है, तभी तो उन्होंने एक तरह की कराओके तैयार किया है। इसमें गाना गाने पर केवल गाना उसी इंसान को सुनाई देगा जो गाना गा रहा है, क्योंकि कराओके की सारी आवाज हेडफोन में जाती है और जो शख्स उस हेडफोन को पहनता है वो सॉन्ग को सुन सकता है, बाकी किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा। अब बाकी का तो पता नहीं, लेकिन हमारे जैसे बेसुरे इंसानों के लिए तो ये चीज बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट इज टोक्यो's बिगेस्ट रेजिडेंट। वैसे कि क्या आप ये बात जानते हैं कि 2015 में गॉडजिला को टोक्यो का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था। इसके अलावा इसे यहाँ पर जॉब भी मिल गई, क्योंकि गॉडजिला यहाँ का टूरिस्ट एम्बेसडर है। यहाँ तक कि टोक्यो के मूवी स्टूडियो में 71 फीट की ऊंचाई पर गॉडजिला का सिर भी लटका हुआ दिखाई दे जाएगा, जो इस जगह को और भी ज्यादा रोमांचित बनाता है। नेक्स्ट इज पोलाइट स्लर्पिंग। दोस्तों अगर आप पूरी दुनिया में कहीं और आवाज करते हुए खाना खाएंगे तो आपको जाहिल गवार समझा जाएगा, लेकिन अगर आप जापान में खाना खाते वक्त मुंह से आवाज करेंगे तो वहाँ पर इसे अच्छा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो लोग आवाज करते हुए खाना खाते हैं उन्हें डिश वाकई में पसंद आती है और इसका अच्छे से स्वाद ले रहे हैं। और अगर आप नूडल्स या सूप पीते वक्त ऐसा नहीं करते हैं तो रेस्टोरेंट के शेफ को ऐसा लगता है कि आपको खाना पसंद नहीं आया। इसीलिए अगर आप भी नेचुरल तौर पर खाना खाते वक्त आवाज करते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि जापान के लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज वाटर सेविंग सिंक्स। दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक चीज में इनोवेशन और आइडिया नजर आएगा, तभी तो यहाँ पर बनने वाला सिंक भी काफी अनोखा है, जिसे वॉश बेसिन के जस्ट नीचे लगाया जाता है, क्योंकि जब आप वॉश बेसिन में अपना हाथ धोते हैं तो वेस्ट हुआ पानी सिंक में जाता है, और जैसे आप टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो वही पानी उस वक्त इस्तेमाल हो जाते हैं, जिस वजह से गंदे पानी का रीयूज हो जाता है और साफ पानी बच जाता है। एंड लास्ट, नैप्स एट वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि दोस्तों अगर हम जापान में होने वाली अनोखी चीजों की बात कर रहे हैं तो उसमें हम काम के दौरान मारी जाने वाली नींद की बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को काम के दौरान थोड़ी देर सोने की परमिशन देता है, ताकि वर्कर्स वापस से उठकर अच्छी तरह से काम करें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान हार्ड वर्किंग देश है और वहाँ पर काम करने वाले लोगों के ऊपर काफी ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है। उसी वर्क प्रेशर को स्टेबल करने के लिए वर्कर्स को स्लीपिंग एरिया में जाकर थोड़ी देर सोने की परमिशन दी जाती है, ताकि वो पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। आज इस तरह का सिस्टम हमारे स्कूल में भी होता तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? तो उम्मीद है आपको